नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में लाल किले के पास जो कुछ हुआ उसका जब एनआईए एक एक करके जांच कर रही है तो कुछ ऐसे चीजें खुलकर सामने आ रही है जहां हम एक बार जरूर कह सकते हैं कठमुल्ले ये ट्रिपल अटैक की तैयारी में थे, ट्रिपल लेयर की अटैक की तैयारी में थे। और अमेरिका वाली प्लानिंग यहां पर सू बॉम्बर की किस प्रकार से की गई थी, जब एनआईए ने एक एक परतें खोली तो आखिरकार आखिरकार जो हम कहते हैं ना कि हर मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन हर आतंकी मुसलमान है। और हम कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। इसके बीच की लाइन जो है वो आज उसका असली सच्चाई पता चल गई है। मैं किसी धर्म पर यहां पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज आपको वो सच जो आपके सामने आएगा, एनआईए ने कच्चा चिट्ठा जो खोला है, क्या कुछ हुआ है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को एक बहुत बड़े नेटवर्क, खतरनाक तैयारियां और हमास जैसी शैली के हमले की योजना बनाने के बारे में पता चला। हिंदुस्तान में रह करके जो जो इजराइल और बाकी का लेकर के गजा को लेकर के सपोर्ट करते हैं, आखिरकार आज क्या हो रहा है आप समझिए। हमास जैसी खतरनाक हमलों की यहां पर साजिश के बारे में पर्दाफाश हुआ है। इस पूरे मॉड्यूल ने साहब सबसे अहम नाम उमर आमिर जो है और उसका दाया हाथ जसीर बिलाल, ये जो दोनों नाम हैं ये आप समझ सकते हैं कि किस धर्म से है। धर्म बताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई खतरनाक चीज है तो वहां पर डेंजर लिखा होता, आपने देखा होगा। इसलिए कम से कम अगर एक ही जगह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो कम से कम उसको जनता को जागरूक करना पड़ेगा। क्षमा करिएगा, मैं कह रहा किसी भी धर्म को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज सच्चाई है उसको कहने से नहीं बचना चाहिए। तो आपको बता दें, इसमें जो मॉड्यूल का खुलासा हुआ वो अहम नाम था उमर आमिर और उसका दाया हाथ जसीर बिलाल वानी यानी उर्फ दानिश, जिसको जो जांच एजेंसियों ने चौंका दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह साजिश सिर्फ एक कार बम तक सीमित नहीं थी, यह एक ट्रिपल लेयर अटैक की तैयारी थी, जिसमें ड्रोन से, रॉकेट से और आखिर में कार बम, यानी वही पैटर्न जो हमास ने इजराइल में और आईएसएस ने सीरिया में, इराक में इस्तेमाल किया था। हवा और जमीन में एक साथ वार करना, यह था इन कठमुल्लों का पूरा प्लान। हर काम में इनको महारत हासिल थी। जी हां, एनआईए ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि उमर और जसीर महीनों से ड्रोन को हथियार बनाने का काम कर रहे थे। वानी यानी दानिश को तकनीकी काम में महारत थी हासिल थी। वह ड्रोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक हिस्से, मोटर और लोड कैपेसिटी बदलकर ऐसा सेटअप तैयार कर रहा था कि उन पर विस्फोटक फिट किए जा सके। जांच अधिकारियों के मुताबिक योजना बिल्कुल हमास मॉडल जैसी थी। पहले ड्रोन से ऊपर से शुरुआती हमला, ताकि सुरक्षा बलों को भ्रम फैले और भीड़ इधर उधर करके भागने लगे। जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक रॉकेट भी दागने की तैयारी में थे ये सारे। एनआईए के मुताबिक जसीर बिलाल वानी की गिरफ्तारी साजिश की सबसे अहम कड़ी थी। वह तकनीकी सपोर्ट के लिए मॉड्यूल में शामिल किया गया था। ड्रोन के साथ साथ रॉकेट बनाने में भी वो माहिर था। इसके पहले आपको बता दें सब चीजें हुई, इसकी कई टेस्टिंग भी हुई थी। जी हां, जांच में खुलासा हुआ कि रॉकेट लॉन्चर जैसी एक मैनुअल ट्यूब बन रही थी, इसे छोटे आकार के विस्फोटक के साथ टेस्ट किया गया था। इसकी लॉन्चिंग रेंज 300 से 400 मीटर के आसपास रखी गई थी। यह सब कुछ शुरुआती चरण में ही था, लेकिन योजना साफ थी, या तो ड्रोन से हमला, नहीं तो रॉकेट से, यानी दिल्ली में पहली बार रॉकेट आधारित आतंकी हमला हो सकता था। जब दोनों कोशिश से ड्रोन और रॉकेट नाकाम हो गई, तब मॉड्यूल ने तीसरा और अंतिम विकल्प अपनाया, वो था कार बम का। और यही वह धमाका था
जिसने दिल्ली को हिला दिया। एक सुसाइडर बम्बर को बनाने का जो सफर था, आपको बता दें, उमर की अगर बात करें पृष्ठभूमि, तो शुरुआती तौर पर वो बिल्कुल सामान्य दिखता है। जो हमारे और आपके बगल में बैठा हुआ, किसी हॉस्पिटल में बैठा हुआ एक मुस्लिम डॉक्टर, जिसको हम उस नजरिए से देखते हैं कि वो डॉक्टर है, उसके धर्म से नहीं देखते आंकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह सामान्य दिखने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर, पढ़ा लिखा, उम्र 28 साल, लेकिन उसके माइंड में जो था वो इतना घिनौना और जघन्य और पूरी तरह से षड्यंत्र और साजिश था, जो हिंदुस्तान को दहलाने वाला था। लेकिन उसके माइंड वॉश का काम जो हुआ वो 2021 में वो तुर्किया गया था। तुर्की यात्रा के दौरान उसका हुआ, वहां उसने, उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो किसी भी मौके पर जैसे मोहम्मद को उसके ओवरग्राउंड वर्कर बन सकते थे। यात्रा के बाद दोनों एकदम बदलकर अपने किरदार तैयार किए। उमर ने गनई के साथ मिलकर 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और बड़े पैमाने पर टीएफ ओमन जो है ओपन मार्केट से खरीदा। इनके भंडार की शुरुआती खेप हरियाणा के फरीदाबाद में अल फला यूनिवर्सिटी के पास किराए में कमरे में रखी गई थी। उसका लक्ष्य था कि बीबीआईडी यानी बहुत शक्तिशाली वाहन बम बनाने का, और यह धमाका दिसंबर 6 यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास करने की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले ही मॉड्यूल का खुलासा होने लगा। गनई की गिरफ्तारी के बाद उमर घबराया, लेकिन रुका नहीं। कई प्लान रद्द होते हुए और अंत में दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया उसने। एनआई की गिरफ्तारी में अब तक सबसे अहम नाम जो है वो जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश सामने आया है। वो सिर्फ मदरगाद ही नहीं था, बल्कि हमला प्लान करने वालों में सबसे आगे खड़ा था। उसने ड्रोन मॉडिफिकेशन किए, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पर काम किया, उमर को लगातार तकनीकी सपोर्ट देता रहा और खुद भी सुसाइडर बम्बर बनने के तैयार था। लेकिन बाद में उसने अपने आर्थिक हालात और धार्मिक कारणों के चलते इस भूमिका से पीछे हटने की बात कबूली। उसके खुलासे ने पूरे मॉड्यूल को जो है उसकी परतें खोल दी। जांच अधिकारी साफ कहते हैं कि हमला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। निशाना वह जगह हो सकती थी जहां भीड़ अधिक हो, जहां धार्मिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक सभा चल रही हो, वो सब निशाने पर थे। जांच अधिकारियों की राय स्पष्ट है कि अगर ड्रोन या रॉकेट टेस्ट सफल हो जाते तो दिल्ली पर अब तक का सबसे घातक हमला हो सकता था। कार बम उनका आखिरी और मजबूरी वाला हथियार था। लेकिन उसके बाद भी 13 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। एनआईए की जांच अभी भी कई एंगल पर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में अगर हम किसी भी धर्म के बारे में बोले तो साहब लोगों को बुरा लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग। एक बार तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिरकार एक ही साइड लाइन, एक ही जगह से अगर कोई आ रहा है तो कम से कम उस जगह को एक बार कम से कम रण निशान तो लगाना पड़ेगा ना। हमें सोचना होगा ना कि आखिरकार हम किसी को डॉक्टर का लाइसेंस दे रहे हैं, हम किसी को साइंटिस्ट का उसको लाइसेंस दे रहे, को वैज्ञानिक बन रहा है। कल को वो देश में इस तरह की घटनाक्रम में ऐसे षड्यंत्र में शामिल हो सकता है एक धर्म के नाम पर। क्योंकि देश में अगर हम बात करते हैं, जहां पर अगर किसी धर्म की बात कर रहे हैं तो उसी धर्म से एपीजे अब्दुल कलाम भी आते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज जो हमारा देश परमाणु संपन्न हुआ, वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को परमाणु संपन्न बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोई उनके धर्म के से देखता है चश्मे से, लेकिन जब अगर हर जगह पर इस तरह की चीजें आती हैं तो कम से कम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार यहां पर शुरुआत में कहा हूं कि धर्म पर अटैक नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत ऐसे देश में लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए जी जान, कहीं ना कहीं जान देने को तैयार हैं और रहते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो लोग हैं, जहां बहुत तरह में अगर किसी धर्म से लोग प्रेरित होकर के बम फोड़ने लगे अपने आप को,
बॉम्बर बनाने लगे। और इस तरह से पढ़े लिखे डॉक्टर, जहां ये कह रहा है, डॉक्टर कह रहा था मरने से पहले कि हमें जन्नत नसीब होगी, शरीर के चीथड़े उड़ गए, पता भी नहीं चला कहां उसके कौन से पार्ट कहां गए, लेकिन वो कह रहा था कि उसे 72 हुरों के दर्शन होंगे। तो क्षमा कीजिएगा, मेरा कभी भी इस यहां पर पॉइंट करना एक धर्म को नहीं था, लेकिन फिर भी ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर मेरे घर में कोई बुराई है तो कम से कम सरकार, पुलिस, बाकी के अलावा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सोचूं कि आखिरकार मेरे घर में कमी क्या है, उस कमी को हम दूर करें अपने घर के लोग। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सभी को सोचना पड़ेगा, आपके धर्म को सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको अपने घर को सुधारना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद ये बेड़ा उठाना पड़ेगा। मैं साफ बात कर रहा हूं एक धर्म के लोगों को। तो इस तरह के बेड़ा उठाइए और हिंदुस्तान में कम से कम जो कुछ लोग जो भटक रहे हैं उनको भटकने से बचाइए। और एक पढ़े लिखे डॉक्टर जब इस तरह से काम कर रहे हैं तो साहब, अनपढ़ अगर रास्ता भटक जाए तो साहब उसके लिए तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। फिर से एक बार कहूंगा, यहां मुस्लिम धर्म पर अटैक नहीं था, अटैक उन पर है जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक बात कहा कि मेरे परिवार में अगर कोई भी कमी है तो पुलिस प्रशासन, समाज से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे सुधारूं। समाज, पुलिस प्रशासन, सरकार बाद में आती है। इसी तरह किसी के धर्म में अगर कोई कमी है, लोग भटक रहे हैं, तो कम से कम उस धर्म के लोगों को इसके लिए मार्गदर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए उनको कड़े से कड़े जो कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।